बंधक गृह में आक्रोश भरी एक तेज आवाज गूंज उठी। मैं राजकुमारी मृगांका आज महादेव की सौगंध खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं तुमसे अपना प्रतिशोध पूर्ण नहीं कर लेती, मैं इस संसार को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इंसान, प्रेत, पिशाच, मेरे चाहे जो रूप हो, मुझे कोई भय नहीं है। जब तक तुम इस संसार में रहोगे, मैं वापस आती रहूंगी तुम्हें समाप्त करने के लिए। मृत्यु से भी ठंडे शब्द उस बंधक गृह में गूंज उठे तो राजकुमार चंद्राशीष वहीं रुक गए। उसकी आंखें ठंडी पड़ गई, उसका हृदय कांप उठा था। उसके पीछे से फिर वही आवाज आई, सुना है तुम्हारी पत्नी तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए बहुत भाग्यशाली है। क्या हो यदि मैं तुम्हारे प्रिय को भी तुम्हारे साथ साथ समाप्त कर दूं तो? बेहद प्रेम है ना तुम्हें उससे? मृगांका ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर चंद्राशीष से रहा नहीं गया। वो एकदम से पलटा और गुस्से से उसने अपनी तलवार सीधा नीचे बैठे उस इंसान के गले पर रख दी जो बंधक गृह में एक बंदी की तरह रखी गई थी। राजकुमार चंद्राशीष ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए राजकुमारी मृगांका। आप चाहे तो हमें दंड दे सकती हैं, परंतु जिस व्यक्ति का कोई दोष ना हो, आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। ये कहते हुए वो राजकुमार उस बंदी के सामने एक घुटने को धरती से लगाकर बैठ गया। उसका क्रोधित स्वर अब रुदन में बदल चुका था। फिर कुछ क्षण के बाद वो आगे धीमे स्वर में बोला, आप हमारी भांति नहीं बनना चाहेंगी राजकुमारी मृगांका। उसके चेहरे में एक अजीब सा भय था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। हाँ, वो बंधक कोई और नहीं, राजकुमारी मृगांका ही थी, जिसे राजकुमार चंद्राशीष के महल के बंधक गृह में रखा गया था। मृगांका घायल थी, उसके होठों पर पपड़ी जम चुकी थी और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी मैले थे। चेहरे पर और शरीर के अन्य भागों पर भी चोट के निशान थे। मृगांका एक क्षण के लिए चंद्राशीष की तरफ देखती रही, फिर अचानक से उसने अपना चेहरा हल्के से आगे बढ़ाया और चंद्राशीष के कान में कहा, ये तुम्हें मेरे कबीले को समाप्त करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरे पिताजी को, मेरे भाई को मारा, अब तुम्हारे परिवार की बारी है। उसकी बातों से बदले की भूख साफ नजर आ रही थी। चंद्राशीष ने उसके कंधों से पकड़कर उसे अपने सामने किया और कहा, आज रात्रि स्वयं माँ तारा पुष्पिका अपने विशेष सेवक को यहाँ के उत्सव में भेजने वाली। मुझे नहीं लगता कि आप उनके क्रोध को भड़काना चाहेंगी मृगांका। राजकुमार चंद्राशीष ने उसे आगाह करने की कोशिश की और आगे आराम से बोले, अपने जीवन में आगे बढ़िए और इस शत्रुता को यहीं समाप्त करिए। यदि आप मुझे अपने कबीले के रक्त पर वचन देती हैं कि आप शत्रुता को भुलाकर मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मृगांका को उसकी बात पर हंसी आ गई तो चंद्राशीष ने उसे अचंभे से देखा। तभी एक फीकी मुस्कान के साथ उसने आगे कहा, ईश्वर से मेरा विश्वास तभी उठ गया था जब इतना सब कुछ होने के पश्चात भी उस देवी ने तुम्हें राजा बना दिया। वो देवी जो उचित अनुचित का भान न कर सके, वो पूजने योग्य कदापि नहीं। इसलिए मेरे मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। और रही बात वचन की, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम उस राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठ पाओगे। ये शत्रुता समाप्त होगी, परंतु तुम्हारे साथ। उसकी आवाज में एक दृढ़ निश्चय था। उसके ये शब्द सुनकर चंद्राशीष विस्मित होकर मृगांका को देखता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी और मृगांका के कंधे छोड़ दिए। उसके पश्चात वो उठ खड़ा हुआ और एक कठोर आवाज में बोला, मेरा प्रेम वास्तविक था मृगांका, तुम्हारे लिए मेरा अंतिम सत्य यही है। इतना कहकर वो पलटकर वहां से चला गया तो मृगांका दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। उसके हाथ एक लोहे की सांगल से बंधे हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगी। आज अमावस्या की रात थी और आज ही के दिन वो तारा आकाश में दिखने वाला था, जिसकी रोशनी में वो पुष्प चमकते थे। मृगांका निरंतर अपनी आंखें बंद किए स्वरों पर ध्यान लगाए हुए थी, जब अचानक से उसे वो स्वर सुनाई दिया जिसकी वो प्रतीक्षा में थी। वो धुन जो उसके कबीले के लिए विशेष थी। मृगांका ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसने पूरी शक्ति के साथ अपने हाथों को उस लोहे के सांगल को निकाला और फिर
दूसरी ओर खड़े सैनिक की तरफ देखा, जो उसकी ओर पीठ करके बंधक गृह के बाहर खड़ा था। उन्होंने उसके सभी अस्त्र ले लिए थे, परंतु एक अस्त्र अभी भी उसके पास था। मृगांका ने अपने जूते के तले को चुपके से खोला और वहां से एक सुंदर सा चाकू निकाल लिया। फिर उसने बिल्कुल सधे कदमों से किसी भेड़िए की भांति बंधक गृह में से ही उस सैनिक को पकड़ा और एक ही वार में उसका जीवन समाप्त कर दिया। वो सैनिक नीचे गिर गया। मृगांका ने फिर चाकू की नोक से बंधक गृह का ताला खोला और बाहर निकल आई। उसने उस सैनिक की तलवार उठा ली और अपना सिर उठाकर सामने देखा। इसी बीच एक रोशनी बंधक गृह में चमक उठी। मृगांका ने रोशनदान से देखा तो वो तारा आकाश में चमक उठा था। मृगांका ने रक्त से सने हाथों से तलवार कसकर पकड़ ली और आगे बढ़ गई। जब वो अंत में बंधक गृह से निकली तो उसके पीछे सैनिकों के मृत शरीर का अंबार लगा हुआ था। मृगांका पूरी रक्त से नहाई हुई थी। उसके रक्त से सने हुए चेहरे में केवल उसकी आंखें दिख रही थीं, जिसमें सब कुछ नष्ट कर देने वाली आग दिखाई दे रही थी। मृगांका का रूप उस वक्त बहुत भयानक लग रहा था, जैसे कोई देवी राक्षसों का संहार करके निकली हो। कई सौ सालों बाद आज वर्तमान में एक जाने माने म्यूजियम में हाई स्कूल से बच्चों को विजिटिंग के लिए लाया गया था। सभी बच्चे म्यूजियम में लगी तस्वीरों और पुरातात्विक चीजों को देख रहे थे। तभी अचानक से उस कमरे की खिड़की दरवाजे जोर जोर से खटकने लगे, जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अंदर प्रवेश किया। सारे बच्चे अचानक से इधर उधर देखने लगे, जैसे कुछ अजीब हो रहा। उनमें से कुछ बच्चे एक बड़ी सी तस्वीर के पास खड़े थे। What? 80 किलिंग एक ही रात में? एक लड़की ने हैरान होते हुए तेज आवाज में कहा तो म्यूजियम में मौजूद सभी लोग हैरानी से उन्हीं की तरफ पलट कर देखने लगे। उस स्टूडेंट की आवाज इतनी तेज आ रही थी कि साथ खड़े उसके दोस्तों ने उसे मुंह पर उंगली रखकर उसे आंखें दिखाई। एक लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, पागल है क्या, इतने जोर से क्यों बोल रही है? तो उस लड़की ने फिर धीमे से कहा, अरे तुम खुद सोचो, 80 मौतें एक रात में, पूरा राज परिवार डूड। वो राजकुमारी कोई साइकोपैथ थी क्या? वो काफी आश्चर्य में थी। तभी वहां खड़े एक दूसरे लड़के ने कहा, हो सकता है, लेकिन राजकुमारी उत्कर्षणी ने वास्तव में ऐसा ही किया था। उन्होंने अपने सेनापति राधा राज के साथ मिलकर एक विशेष उत्सव में सबको मार डाला था। ये कहते हुए उस लड़के ने सामने एक पेंटिंग की तरफ देखा जो करीब 900 साल पुरानी थी। उस पर उसी राजकुमारी का चेहरा बना हुआ था, जो साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी बाईं आंख के नीचे तिल बना हुआ था जो साफ साफ समझ आ रहा था। उस पहले लड़के ने दोबारा कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने 80 लोगों को मार डाला। दिस इज क्रेजी मैन, उसने उत्सुकता से कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, लड़की ने एकदम जल्दबाजी में कहा, बाकी सब लोग वापस जा रहे हैं, हम लोगों को भी चलना चाहिए। आगे उसने खिसियाते हुए कहा, एक तो हाई स्कूल की ट्रिप पर कमीने म्यूजियम ले आए, लेकिन उसे भी अच्छे से नहीं देखने देते। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी और फिर वो लड़की दोनों लड़कों की बाहें पकड़कर वहां से चली गई। उनके जाते ही एक सस्पिशियस लड़की जो अचानक ही वहां उस तस्वीर के सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे वो वहीं कहीं हवा से प्रकट हो गई हो। उसने एक लंबी सी काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, सिर पर हैट, हाथों में कोहनियों तक के दस्ताने और लंबी सी हील्स पहने हुए थी। उस रूप में वो लड़की कयामत ढा रही थी। उस लड़की ने उसी तस्वीर की तरफ देखा और एक एटीट्यूड के साथ बोली, हाउ डेयर दे, आखिर किसकी हिम्मत हो गई मुझे 80 लोगों का मर्डरर बनाने की? दिस इज एन इंसल्ट टू मी। लगता है इन म्यूजियम वालों को अपनी ये बिल्डिंग कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। और उसने अपने हाथ में पहना हुआ तलवार के डिजाइन का कड़ा घुमा दिया। तभी उस लड़की के शरीर में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। तभी एक स्टूडेंट भागते हुए उस कमरे के अंदर आया। उस स्टूडेंट ने राजकुमारी की पेंटिंग के सामने गलती से अपना कैमरा छोड़ दिया था, लेकिन जब वो तस्वीर के सामने पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। वो जादुई लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। उस लड़के ने अपना कैमरा उठाया और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसने कुछ देखा और वहीं रुक गया। उसने तुरंत पेंटिंग की तरफ पलटकर देखा तो वो चौंक गया। उसके चेहरे में भाव बदल चुके थे। वहां किसी ने 80 की संख्या को काटकर 91 लिख दिया था, और वो भी लाल मार्कर से। डर के मारे उसकी आंखें चौड़ी हो गई
और वो डर से बाहर की तरफ भाग गया। वहीं दूसरी तरफ न्यू जर्सी में नवंबर का महीना था और न्यू जर्सी में बारिश के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि गलियों में कुछ दिखाई देना मुश्किल था। सीनियर हाई स्कूल के विद्यार्थी स्कूल से घर लौट रहे थे, लेकिन भारी कोट, दस्ताने और बूट्स भी इस हाड़ कपाती ठंड से बचाने में नाकाम थे। दो भारतीय लड़के सनी और समरज अपने दोस्तों से विदा लेकर एक सुनसान गली की ओर बढ़े। नीली जैकेट पहने सनी ने अपनी घड़ी देखी और गुस्से में बोला, भाई साहब 5 बज गए। इतनी ठंड में भी मिस्टर वाइस चांसलर ने हमें 1 घंटे की पनिशमेंट में बिठाए रखा। गलती हमारी नहीं थी, फिर भी सजा हमें मिली। सनी की आवाज में हल्का गुस्सा और निराशा दोनों थी। काले रंग की जैकेट पहने समरज ने लापरवाही से जवाब दिया, मिलनी ही थी सनी। एबेल उनका फेवरेट स्टूडेंट है और उनका भांजा भी, हम कुछ नहीं कर सकते। सनी ने तेजी से चिढ़कर कहा, लेकिन ये गलत है ना समरज, मेरा तो मन कर रहा था कि उस एबेल को उठाकर पटक दूं। सनी ने हल्के गुस्से से कहा, वैसे तू अभी भी ये कर सकता है। समरज ने ठिठकते हुए कहा और आगे इशारा किया। गली के अंत में कुछ गोरे चिट्टे लड़के खड़े थे जिनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी। सबसे आगे एबेल था, मोटा और बिगड़ैल। हे ब्लडी इंडियंस, मैंने कहा था ना अपने देश वापस जाओ। एबेल ने गुर्राते हुए कहा, साले टिकट के पैसे क्या तेरा बाप देगा? सनी ने तंज कसते हुए हंस दिया। तभी समरज ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है, तुझे पता है ना उसे हिंदी नहीं आती। तभी तो बोल रहा हूँ, कहते हुए सनी ने दांत दिखा दिए। What the hell are you talking, you stinky Indian? एबेल गुस्से में आगे बढ़ा और सनी को मुक्का मारने की कोशिश की। समरज ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोरदार मुक्का जड़ दिया और गुस्से से बोला, Enough is enough, you racist piece of garbage. समरज के मुक्का खाने के बाद एबेल लड़खड़ा गया था। उसके मुंह से खून टपकने लगा, लेकिन अगले ही पल वो सीधा खड़ा हो गया और उसने जेब से एक चमकता हुआ खंजर निकाला। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। सनी और समरज पीछे हटे। सनी ने फुसफुसाते हुए कहा, समरज अब क्या? तभी समरज ने सीरियस होकर कहा, वही जो हमें सिखाया गया, लड़ाई सड़क के कुत्ते करते हैं। समरज ने बॉक्सिंग पोजीशन ले ली। तभी सनी ने हामी भरी और व्यंग करते हुए बोला, हाँ, और आज सोमवार है, महादेव का दिन, लड़ाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपशगुन होगा। और उसने अपनी गर्दन झटकी। तो प्रभु का नाम लेकर, समरज ने तेज आवाज कहा तो सनी भी चिल्लाया, भाग अर्जुन भाग। और फिर सनी और समरज दोनों विपरीत दिशाओं में भागे। एबेल और उसके साथ ही पहले चौंके, लेकिन फिर एबेल ने चीखते हुए कहा, कैच देम। समरज एक तंग अंधेरी गली में भागा। कोहरे के बीच उसकी सांसें उखड़ रही थी। एबेल और उसके गुंडों के भारी बूटों की आवाजें पीछे से तेजी से नजदीक आ रही थी। अचानक एबेल ने समरज का बैग पकड़ लिया। समरज ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसका लॉकेट बैग से उलझकर जमीन पर गिर गया। समरज का दिल थक से रह गया। वो लॉकेट उसे उसके दादाजी ने ये कहते हुए पहनाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए समरज, ये लॉकेट तुम कभी खुद से दूर नहीं करोगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर तुमने ये लॉकेट उतारा तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे वादा करो कि ये लॉकेट तुम कभी अपने गले से नहीं उतारोगे। और तब से लेकर आज तक उसने वो लॉकेट अपने सीने से लगाए रखा था। उसके लॉकेट के पीछे कुछ राज छुपे हुए थे जो समरज भी नहीं जानता था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि वो लॉकेट पहन कर रखना उसके लिए बहुत जरूरी था। वो लॉकेट उठाने को झुका, तभी एबेल और उसके 3 गुंडों ने उसे घेर लिया। ये गुंडे कोई साधारण लड़के नहीं थे। उनके चेहरे पर टैटू, आंखें लाल और क्रूर और हाथों में चाकू, चेन और लोहे के रॉड्स थे। वे स्थानीय गिरोह के सदस्य थे जिन्हें एबेल ने बुलाया था, और वो काफी फेमस थे इस बात के लिए कि वो किसी को भी बख्शते नहीं। तभी एबेल ने दांत पीसते हुए कहा, रेडी टू डाई नाउ इंडियन। समरज ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ अड़ाए, लेकिन स्थिति भयावह थी। एक गुंडे ने चेन से समरज की कमर पर वार किया, जिसकी वजह से उसकी कमर से खून बहने लगा। दूसरा गुंडा चाकू लेकर उसकी छाती की ओर झपटा, पर एबेल का खंजर उसकी गर्दन की ओर बढ़ा। समरज की सांसें रुकने लगी। वो जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। गुंडों की हंसी गूंज रही थी। तभी एबेल ने चीखते हुए कहा, किल हिम।
खंजर उसकी गर्दन से बस इंच भर दूर था और चेन का अगला वार उसकी जान लेने वाला था। कोहरे में अब खून की गंध फैल रही थी और समरज की आंखें बंद होने लगी। तभी कोहरे के बीच से एक तेज हवा का झोंका आया और एक काली साई सी आकृति प्रकट हुई। काले घुटनों तक की ड्रेस, काली जैकेट, काले बूट्स और सिर पर काली हैट। ये वही सस्पिशियस लड़की थी जो थोड़ी देर पहले उस म्यूजियम में उस तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसका नाम मृगांका था। उसकी उपस्थिति से गली में ठंडक और बढ़ गई। उसने एक झटके में एबिल का खंजर हवा में रोक दिया, जैसे समय ही ठहर गया हो। समरज की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उस लड़की के दाहिने हाथ में एक तलवार के डिजाइन वाला कड़ा चमक रहा था, जिससे नीली सी रोशनी निकल रही। एबिल ने डरते हुए उसकी ओर देखा और अटकते हुए बोला, हु आर यू? मृगांका ने ठंडी गहरी आवाज में कहा, जो चीजें तुम्हारी समझ से बाहर हैं उनसे खेलना छोड़ दो, वरना जान का खेल खत्म हो जाता है। एबिल के गुंडे गुस्से में आगे बढ़े, लेकिन मृगांका ने अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाया और कोहरे से निकली काली छायाएं उनकी चारों ओर लिपट गई। उन काली घटाओं ने उन गुंडों को हवा में उठाकर दीवार से टकरा और उनकी चीखें गली में गूंज उठी। एक गुंडे की चेन टूटकर गिर गई, दूसरे का चाकू हवा में गायब हो गया। एबिल का चेहरा सफेद पड़ गया था और वो पीछे हटने लगा। मृगांका ने उसका खंजर हवा में घुमाया और एक तेज चमक के साथ उसे धूल में बदल दिया। फिर उसने एबिल की ओर कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में ऐसी तीव्रता थी कि एबिल की पैंट गीली हो गई। वो चीखता हुआ भाग गया। मृगांका ने फिर बाकी लड़कों की तरफ देखा और अपनी भवें उठाते हुए कहा, एनीवन इंटरेस्टेड इन फाइट एनीमोर? तो बाकी गुंडे भी जान बचाकर गायब हो गए। मृगांका हल्के से मुस्कुरा दी और फिर पलटकर उसने देखा तो समरज अपना लॉकेट लेकर गायब था। मृगांका ने गहरी सांस छोड़ी और वहीं उसके बगल में एक आदमी आकर ऐसे खड़ा हो गया मानो हवा से निकला। मृगांका ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना कि टाइम पर आना। तभी उस आदमी ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे विदेश में रास्ते मालूम नहीं रहते इसलिए मैं भटक गया था। फिर चौंकते हुए उसने दोबारा पूछा, वो लड़का फिर भाग गया क्या? तभी मृगांका ने सस्पिशियस हंसी के साथ कहा, हाँ लेकिन कब तक भागेगा? कभी न कभी तो उसे हमारे पास आना ही होगा। आखिर मौत से दूर कभी कोई भाग पाया है क्या? मृगांका ने बड़े आराम से कहा और उसके बाद वो वहां से चली गई तो उस आदमी ने अपना सिर हिला दिया। मौत से भला कौन ही भाग पाया है, लेकिन एक तुम भी तो हो जिससे मौत स्वयं दूर भागती है। उस आदमी की आवाज गहरी थी, जैसे कोई राज छुपा हुआ था उसकी बातों में। क्या कहानी थी राजकुमारी मृगांका की और क्या मतलब था मृगांका और उस आदमी की बातों का? और वो लड़का समरज क्यों भाग रहा था मृगांका से, जबकि उसने तो उसकी जान बचाई थी? क्या उन्होंने सच में 91 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था? यदि हाँ तो उसने ऐसा क्यों किया था? उस राजा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने राजकुमारी मृगांका को कैद कर लिया था? और समरज और मृगांका के बीच वो कौन सी कड़ी थी जो उनको आपस में जोड़ रही थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ